3 शब्द के साथ आए हुए हैं। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में हम आपको पाठ 2 वर्ण विचार के बारे में बता और समझा रहे थे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं उस पाठ को बताया, समझाया और आशा करता हूँ वह पाठ आपको अच्छे से समझ में आया होगा और उस पाठ की सारी बातें आप उसे पढ़ते और याद करते हुए चल रहे होंगे। तो जैसा कि आज की कक्षा की शुरुआत करने से पहले हम अपने पिछले वीडियो में दिए गए गृह कार्यों के विषय में चर्चा करते हैं। मैंने आपको जो सबसे पहला गृह कार्य दिया गया था कि नीचे दिए गए संयुक्त व्यंजनों से 3 शब्द आपको बनाने थे। तो मुझे विश्वास है कि आप सभी लोगों ने बनाया होगा। आप सभी अच्छे बच्चे हो। कक्षा 5 के मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप अपना वर्क इसी ईमानदारी के साथ करते चलिए। कभी भी वर्क को छोड़िए मत, वरना आपके ऊपर ही वह प्रेशर बढ़ाएगा, बोझ बनेगा। इसलिए जो आपको वर्क दिया जाता है, जो आपको कार्य दिया जाता है, आप उसे समय रहते हुए पूरा कर लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा ही अच्छा होगा। तो पहला हमारा था कि छ, त्र, ज्ञ और स्वर, जो हम आपको संयुक्त व्यंजन दिए थे उससे आपको प्रत्येक व्यंजनों से आपको 3 शब्द बनाने थे। तो पहला मैं छ का बताता हूँ। क्षत्रिय, क्षमा और अक्षर। क्षत्रिय, क्षमा और अक्षर। त्र यानी त्र से त्रिशूल जो हमारा होता है, यानी त्रिशूल, छात्र और त्रिभुवन। त्रिशूल, छात्र और त्रिभुवन, ये हमारे त्र के 3 उदाहरण हैं या शब्द हैं। ज्ञ, ज्ञ का ज्ञानी, ज्ञानवान और ज्ञात। ज्ञानी, ज्ञानवान और ज्ञात, ये हमारे ज्ञ के हैं। अगला है हमारा नेक्स्ट श्र। श्र का हमारा श्रमिक, श्रम और श्रवण। श्रमिक, श्रम और श्रवण, ये हमारा पहला प्रश्न था। मैंने आपको दूसरे प्रश्न में दिया था, नीचे दिए गए द्वित व्यंजनों का प्रयोग करते हुए 2 शब्द आपको बनाने थे। तो त्य यानी वक्त, व्यक्त, वक्त और व्यक्त। अगला हमारा है च यानी कच्चा, उच्चारण। फिर है स्थ यानी स्थायी और स्थान। फिर त्य यानी पत्ता और कुत्ता। ये हमारे जो आपको 2 आपको गृह कार्य दिया गया था उसके हल थे। मुझे विश्वास है कि आप सभी लोगों ने उसे किया होगा। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम अपने कक्षा की शुरुआत करते हैं और कक्षा की शुरुआत में जो हमारा सबसे पहला प्रश्न बनता है, जो शब्द है, शब्द से ही मैं लेता हूँ कि शब्द किसे कहते हैं। तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों की सार्थक समूह, अभी हम लोगों ने वर्ण से वर्णमाला बनाया, वर्ण से वर्णमाला बनाया। अब उसी वर्णों का जो हमारा सार्थक समूह होगा, एक निश्चित समूह होगा, एक व्यवस्थित समूह होगा, एक क्रमबद्ध समूह होगा, उसी से जो हमारा बनेगा वह क्या बनेगा? शब्द की उत्पत्ति होगी, शब्द बनेगा। यानी अब कहा जाए तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। दूसरा अगर हम तरीके से कहें, दूसरे तरीके से कहना चाहें तो 2 या 2 से अधिक वर्णों के व्यवस्थित या क्रमबद्ध समूह को, व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को शब्द कहते हैं। यानी जब 2 या 2 से अधिक वर्ण आपस में मिलते हैं तो एक शब्द का निर्माण करते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे वर्णों के सार्थक समूह को, वर्णों के सार्थक, जिससे हमारा कोई निश्चित अर्थ निकलता हो, सार्थक ना कि निरर्थक। जब हमारा सार्थक समूह होता है उससे हमें कोई न कोई जानकारी अवश्य मिलती है। उसी सार्थक समूह को यानी वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। अब इसके टाइप्स ऑफ मॉर्फोलॉजी, टाइप्स ऑफ मॉर्फोलॉजी यानी शब्द के प्रकार। शब्द के हमारे 4 प्रकार हैं, 4 भेद हैं। पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर और चौथा अर्थ के आधार पर। ये हमारे 4 शब्द हैं। तो आइए आज हम चलते हैं सबसे पहले अपने उत्पत्ति के आधार पर शब्द। ये हमारे 4 प्रकार के होते हैं। जो उत्पत्ति के आधार पर शब्द होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों की संख्या कितनी है? 4। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज और विदेशी। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज यानी विदेशी शब्द। तो आइए हम तत्सम शब्द के बारे में बताते हैं। संस्कृत के वे शब्द, संस्कृत के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के, ज्यों का त्यों
यानी जैसा है वैसा ही, ठीक उसी प्रकार से जैसा कि संस्कृत में दिया गया है। तो संस्कृत के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। संस्कृत के ऐसे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन, बिना किसी बदलाव के हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अच, आम और घृत। अच, आम और घृत। आम्रह मतलब आम होता है, अक्ष मतलब आंख और घृत मतलब घी। दूसरा हमारा आता है तद्भव शब्द। दूसरा तद्भव शब्द वे शब्द जो निरंतर प्रयोग के कारण अपना रूप बदलकर प्रयोग किए जाते हैं। यानी तद्भव वे शब्द होते हैं जो लगातार प्रयोग किए जाते हैं। लगातार प्रयोग होने के कारण ये अपना रूप बदलकर प्रयोग किए जाते हैं, वो हमारा तद्भव शब्द कहलाता है। एक बार फिर से सुनिएगा कि वे शब्द जो निरंतर प्रयोग के कारण यानी लगातार प्रयोग के कारण अपना रूप बदलकर प्रयोग किए जाते हैं, उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे अक्षी का यहाँ पे मैंने आंख पढ़ा, तो ये आंख जो हमारा हो जाएगा वह तद्भव हो जाएगा। ये अच्छी हमारा जो होगा वह तत्सम हो जाएगा। आम्र को मैंने यहाँ तत्सम के रूप में पढ़ा, लेकिन इसी आम को हम तद्भव के रूप में पढ़ेंगे। यहाँ घृत को मैंने तत्सम के रूप में पढ़ा, लेकिन यहाँ घी को हम तद्भव के रूप में पढ़ते हैं। अगला हमारा है देशज शब्द। देशज शब्द, देशज का अर्थ है देश में उत्पन्न। देशज का अर्थ है देश में उत्पन्न। देश में उत्पन्न देशज शब्द वे शब्द है जो आम बोलचाल में प्रयोग किए जाते हैं। देशज का वो अर्थ होता है जो देश में उत्पन्न हो और जो आम बोलचाल यानी भाषा में प्रयोग किया जाता है, उसे हम देशज शब्द कहते हैं या देशज शब्द कहलाता है। जैसे खिड़की, थैला आदि, ये हमारे देशज शब्द के उदाहरण हैं। अगला हमारा आता है विदेशी। विदेशी शब्द, विदेशी भाषाओं के अनेक शब्द, विदेशी भाषाओं के अनेक शब्द हिंदी भाषा में शामिल हो गए हैं। ये शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। ये शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे स्कूल, ट्रेन, स्टेशन आदि, ये हमारे विदेशी शब्द है। आपको याद रखना होगा, कभी हो सकता है कि आपको इससे प्रश्न बन जाए या आप दे दिया जाए, इनमें से आप तद्भव शब्द को छांटिए। इनमें से आप तद्भव शब्द छांटिए, या देशज से दे दिया जाए, खिड़की दे दिया जाए, थैला दे दिया जाए, या कोई और शब्द दे दिया जाए, उससे आपको कह दिया जाएगा निम्न में से देशज शब्द है। उसी प्रकार से विदेशी शब्द स्कूल, ट्रेन, स्टेशन। प्रश्न बनेगा कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द विदेशी शब्द है या विदेशी शब्द है, तो आपको पहचानना होगा। अगर आपने पढ़ा होगा तभी आपको यह जानकारी होगी, यह आपको पता होगा कि कौन सा विदेशी शब्द है, कौन सा विदेशी शब्द है, कौन सा तद्भव है और कौन सा तत्सम शब्द है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसे आप बड़े ध्यान से, बड़े ही अच्छे तरीके से आप इसे पढ़िएगा, ताकि आपको कभी भी एग्जाम में किसी भी प्रकार से कोई टेंशन ना हो, किसी प्रकार से कोई बाधा उत्पन्न ना हो। अगला हमारा आता है रचना के आधार पर शब्द। रचना के आधार पर शब्द हमारे जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर जो हमारे शब्दों की संख्या है वह 3 प्रकार के होते हैं। रूढ़ शब्द, योग, यौगिक और योग रूढ़ शब्द। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द। तो आइए हम सबसे पहले पढ़ते हैं रूढ़ शब्द। सबसे पहले रूढ़ शब्द के बारे में जानते हैं। रूढ़ शब्द वे शब्द जो एक निश्चित अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। वे शब्द जो एक निश्चित अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं और जिनको विभाजित नहीं कर सकते, यानी जिसको अलग अलग नहीं कर सकते, उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं या वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। एक बार फिर से आप देखिएगा कि वे शब्द जो एक निश्चित अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, एक निश्चित अर्थ में प्रयोग होते हैं और
जिनको विभाजित नहीं किया जा सकता वे हमारे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। विभाजित का अर्थ होता है अलग अलग हम नहीं कर सकते। जैसे सूर्य, सूर्य को अगर हम अलग अलग करते हैं, सु को अलग करें, य को अलग करें और जो आधा हमारा र है उसे अगर हम अलग करें तो हमारा किसी भी प्रकार से इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है और यही शब्द हमारे लिए निरर्थक शब्द हो जाता है। इसलिए हम इनको यानी रूढ़ शब्द को कभी हम अलग नहीं कर सकते। कथा, कथा आप जानते ही हो पूजा पाठ होता है। क को अगर हम अलग कर देते हैं, था को हम अलग कर देते हैं, इससे हमारा कोई अर्थ निकलता नहीं है। रात, रा को अलग और त को अगर हम अलग कर देते हैं तो ये हमारा निरर्थक हो जाता है, इससे हमारा कोई अर्थ नहीं निकलता है। इसलिए रूढ़ शब्द को हम कभी भी विभाजित, कभी भी अलग नहीं कर सकते। अगला हमारा है यौगिक शब्द। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के योग, योग मतलब जोड़, दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे सर्वाधिक, हिमालय, सर्वाधिक, अधिक, सर्वाधिक, हिमधन आलय, हिमालय, ये हमारे दो ऐसे शब्दों से मिलकर बने हैं। हिम और आलय, हिम मतलब बर्फ होता है, आलय मतलब घर, यानी जहां बर्फों का घर होता है वहां क्या होता है, हिमालय। सर्वाधिक यानी सबसे अधिक, है ना। तो यहाँ कहीं ना कहीं हमको अर्थ अगर हम अलग अलग भी करते हैं तो हमको अर्थ प्राप्त होता है। इसलिए यौगिक शब्दों को हम अलग अलग तो कर सकते हैं, उससे हमारा अलग अलग अर्थ भी मिलता है, लेकिन हम रूढ़ शब्द को अलग अलग नहीं कर सकते क्योंकि उससे हमारा कोई यौगिक शब्दों से कोई अर्थ हमारा नहीं निकलता है अगर जब हम उसको अलग अलग करते हैं या विभाजित करते हैं। अगला हमारा आता है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं। दो या दो से, यौगिक में भी था और योग रूढ़ में भी है, यानी इसमें भी जब ऐसे शब्द या दो से अधिक शब्दों के योग से, मेल से बनते हैं, लेकिन किंतु उनका शाब्दिक अर्थ न होकर, यानी उनका जो मूल अर्थ है वह न होकर विशेष अर्थ प्राप्त होता है, विशेष अर्थ प्राप्त होता है, उसे हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं या वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। योग रूढ़ और यौगिक में थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा विभिन्नताएं हैं, थोड़ा सा अंतर है। दोनों दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं, लेकिन यौगिक शब्दों में उसका कोई तीसरा अर्थ नहीं निकलता है, लेकिन जो हमारा योग रूढ़ होता है उसमें कोई विशेष अर्थ प्राप्त होता है, तीसरा अर्थ निकलता है, वही हमारा योग रूढ़ शब्द होता है। और जिसमें हमारा तीसरा अर्थ नहीं निकलता है यानी विशेष अर्थ नहीं निकलता है वह हमारा यौगिक शब्द होता है। अब आइए इस उदाहरण को हम देखते हैं तो बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। वीणा पाणी, वीणा पाणी अर्थात वीणा है जिनके हाथ में, वीणा है जिनके हाथ में। तो आप बताइए वीणा किसके हाथ में होती है? वीणा किसके हाथ में होती है? माँ सरस्वती जी के हाथ में होती है, जो विद्या की देवी है, यानी सरस्वती जी के हाथ में वीणा होता है। इसलिए इस शब्द में हमारा अलग अर्थ निकल रहा है, विशेष अर्थ निकल रहा है, इसलिए हमारा कैसा शब्द होगा? योग रूढ़ शब्द होगा। नीलकंठ, नीलाकंठ है जिसका, नीलाकंठ है जिसका। अब आप बताओ नीलाकंठ किसका था? शंकर जी का था, शंकर जी का था, यानी शिव जी का, शिव जी का। यहाँ तीसरा रूप हमें मिल रहा है, तीसरा रूप मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे हमारा योग रूढ़ शब्द होगा पीला पीतांबर। आप पीतांबर पढ़ते हो, पीला वस्त्र धारण करने वाला, पीला वस्त्र धारण। अब पीला वस्त्र कौन धारण करता था? भगवान श्री कृष्ण। पीला वस्त्र धारण करने वाले को हम पीतांबर यानी भगवान श्री कृष्ण, ये तीसरा हमारा अर्थ निकलता है। तो ये हमारा जहाँ दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं और किंतु उनका सामान्य अर्थ न होकर या शाब्दिक अर्थ न होकर विशेष अर्थ होता है, तो वही हमारा योग रूढ़ शब्द कहलाता है। आज की कक्षा हमारी यही समाप्त होती है। अगली कक्षा में हम आपको प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर शब्दों के बारे में जानकारी देंगे। लेकिन जैसे इस पाठ को अभी आप समाप्ति मत मानिएगा, इस पाठ को आप एक बार पढ़िएगा, दोहराइएगा और समझने की कोशिश करिएगा। मुझे आशा और विश्वास है कि आपने इस पाठ को बड़े ही अच्छे तरीके से, बड़े अच्छे ढंगों से इसे आप पढ़ेंगे। इस पाठ में आपको किसी भी प्रकार से कोई कठिनाई या ऐसा कोई
बात नहीं हो जिससे आपको न समझ में आया हो। मुझे आशा और विश्वास है कि आप सभी लोगों को यह आज की कक्षा जरूर समझ में आई होगी। आप अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। आज की कक्षा यही समाप्त होती है। धन्यवाद।